Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to discuss a very important chapter. बोर्ड्स में सबसे ज़्यादा important chapter है अगर हम बोर्ड के point of view से देखेंगे, that is your agriculture. तो इस chapter को हल्के में मत लेना. यहाँ पर बेसिकली एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, खेती किसानी, दैट वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट. इस खेती किसानी वाले चैप्टर से ही यू आर गोइंग टू गेट एटलीस्ट 1 मार्क्स क्वेश्चंस. स्पेशली जो क्रॉप्स वाला जो पार्ट है, क्रॉप्स की अगर हम आगे बात करेंगे जहाँ पर, वहाँ पर मेनली क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट. सो इस चैप्टर के पैटर्न्स क्या हैं, किस तरीके से एग्रीकल्चर काम करता है इंडिया में, और प्लस वो अदर इकोनॉमीज के लिए भी कैसे फायदेमंद होता है, ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू सी ऑन दिस चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं वो है इसका इंट्रोडक्शन. एग्रीकल्चर क्या होता है, हम इससे वाकिफ़ हैं. एग्रीकल्चर मतलब ऐसी चीज़ें जिससे कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा है. अगर हम इनकम के पर्सपेक्टिव से देखें, यहाँ पर इनकम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा यू कैन सी द रूरल एरिया. यहाँ पे n नंबर ऑफ विलेजेस यू विल सी. अगर आप किसी सिटी में भी हो तो कनेक्टेड हो किससे, विलेजेस से ही. तो यहाँ पर जो विलेजेस हैं उनका मेन मोटिव क्या है, टू अर्न. जो उनकी बेसिक अर्निंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ इस एग्रीकल्चर के थ्रू ही होती है. तो अगर हम देखें कि ये जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. एक लैटिन वर्ड से डिस्क्रिप्शन है, डिवीजन बिटवीन द टू पार्ट्स, एगर एंड द कल्चर. एगर मीन्स द लैंड, ठीक है. एगर मीन्स द लैंड, और लैंड के ऊपर किस तरीके के कल्चर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनको पूरा समराइज करेंगे तो वो क्या कहलाता है, हमारा द एग्रीकल्चर. It does means the cultivation of land and also the rearing of animals. दो चीज़ों में डिफाइन होता है एग्रीकल्चर. पहली चीज़ तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड, कोई भी लैंड जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई भी चीज़ उगाने से वी आर गोइंग टू गेट समथिंग, तो यहाँ पर क्या होगा, दैट मीन्स वो लैंड की कल्टीवेशन होगी, वो लैंड कल्टीवेशन के लिए रेडी है. नेक्स्ट, ऑन द अदर हैंड, रियरिंग ऑफ एनिमल्स. दो चीज़ों में डिवीजन है. किस तरीके से, अगर हम एक विलेज का सिनेरियो इमेजिन करेंगे तो जस्ट इमेजिन, एक तरफ खेती चल रही है, एक तरफ कल्टीवेशन हो रहा है, क्रॉप्स लग रहे हैं, निकल रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही है, एक तरफ रियरिंग ऑफ एनिमल्स. अब रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी कौन कौन से, योर काऊ, योर बफेलो, योर गोट्स, योर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जिससे कि यू आर गोइंग टू गेट समथिंग. From cow, buffalo, goat, you are going to get the milk, you are going to get n number, और उस dairy product, उस milk से you can make n number of dairy products. तो यहाँ पर दो चीज़ों से एग्रीकल्चर वर्ड मिलके बना है, दैट इज एगर एंड कल्चर. अगर डेफिनेशन आता है, वैसे तो ये डेफिनेशन 10th बोर्ड के हिसाब से आई डोंट थिंक सो कि आएगी, लेकिन इन केस अगर आती भी है तो वापस से हमें कैसे डिफाइन करना है, टू लैटिन वर्ड से मिला हुआ है. इसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ऑल्सो द रियरिंग ऑफ एनिमल्स. अब यहाँ पर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है क्या, एग्रीकल्चर. क्योंकि यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो किस पे है, एग्रीकल्चर पे ही है. मतलब 80% ऑफ द इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर जो है, जो प्राइमरी सेक्टर में आता है एग्रीकल्चर, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड है. मतलब 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन टूडेज टाइम ऑल्सो. तो यहाँ पर ये क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी भी है जिससे कि हमारी जो चीज़ें हैं, मेनली द फूड आइटम्स जो हम कंज्यूम करते हैं, वो यहीं से ही बन के आता है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, अब टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस होती है. फार्मिंग के पॉइंट से देखेंगे, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर दैट मीन्स दी योर फार्मिंग. अब इस फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से दो चीज़ें आती हैं. पहली है हमारी फिजिकल और दूसरी है हमारी ह्यूमन. दो चीज़ों में फार्मिंग एक्टिविटीज़ है. फिजिकल दैट मीन्स नॉर्मल रिलीफ होगा, क्लाइमेट होगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर की. वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन. अब ह्यूमन क्या करता है, उसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड देखेगा कि वो किस तरीके से उस चीज़ में सेट है. कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ पीपल, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड ऑल्सो द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस. तो यहाँ पर
ह्यूमंस किस तरीके से डिवाइडेड है और फिजिकल फीचर्स जो हैं, जो एक्चुअली में नेचुरल फीचर्स भी बोल सकते हैं हम उसे, किस तरीके से डिपेंडेंट है, किस तरीके का क्लाइमेट है, क्या लोकेशन है उसकी, क्या वो पहाड़ पे है तो वहाँ के हिसाब से उसकी जो रिलीफ है, जो टोपोग्राफी है उस तरीके से वो समराइज होगा, किस तरीके की उसकी लोकेशन है, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट है, कहाँ पर कौन सी चीज़ें हो सकती हैं वो। फिर दूसरी चीज़ आती है ह्यूमन की, ह्यूमन उस चीज़ को किस तरीके से लेता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर, अब जो मेन चीज़ आती है, डेफिनेशन हमने देख ली, इंट्रोडक्शन हमने देख लिया क्या क्या किस तरीके से होता है। मेन चीज़ जो अब इस चैप्टर की आती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। कौन कौन से इसमें डिवीजन है फार्मिंग का? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, द वर्ड, इस वर्ड से भी हम अपनी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं। मेनली सबसे अच्छी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को समराइज करने के लिए, याद करने के लिए, और यू कैन से मेमोराइज करने के लिए, यहाँ पर उस वर्ड के मीनिंग, उस वर्ड का जो मीनिंग है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो इससे हम कहीं ना कहीं अपने आंसर को रिलेट कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, इसमें हमें लिखना क्या है। प्रिमिटिव यानी पुराना, ठीक है। इंटेंसिव यानी जो आज की डेट में जो चीज़ें हो रही हैं। कमर्शियल, एज वी ऑल नो, कमर्शियल मतलब किस तरीके से अब हम उसको डिफाइन करेंगे, अब मेनली ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो तीन चीज़ों में जो हमारी फार्मिंग है वो डिवाइडेड है। वन मोर थिंग इज एडेड ऑन दिस, वो क्या है हमारा प्लांटेशन ऑल्सो। तो अगर यहाँ पर टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पूछा जाए तो सिंपली ये फ्लो चार्ट बना सकते हो और इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, दैट इज योर प्लांटेशन। तो 4 टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर। इंटेंसिव यानी प्रिमिटिव यानी पुराने ज़माने से जो चीज़ें चली आ रही हैं। अब पुराने ज़मानों से हमें समझ में आना चाहिए कि हम अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एंशिएंट पीपल की, या आज से 20 साल पहले तक भी क्या प्रैक्टिसेस होती थी हम उसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पैचेस ऑफ लैंड। पहली चीज, फ्यू स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड एंड फ्यू पॉकेट्स इन इंडिया। दो चीज़ों में है, हर जगह आजकल देखने को नहीं मिलती है क्योंकि यहाँ पर मेनली वो लोग इन्वॉल्व होते हैं जो खुद के लिए करते हैं, यहाँ पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। किसी का एक घर है, घर में उसका एक छोटा सा लैंड है, उस लैंड में उसने उतनी चीज़ें उगा दी जो उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए बहुत है, ठीक है। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर उसके पास बड़ा है कोई लैंड तो उसको वो चीज़ें क्या रहेगी जो वो अपने स्टोर के लिए रख लेगा, थोड़ी चीज़ें, बाकी वो सेल आउट कर देगा या कोई चीज़ देकर। याद है वो बाटा सिस्टम चलता था, तुम मुझे ये दे दो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, एज पर देयर नीड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करी जाए तो फ्यू पॉकेट्स ही है जो इंडिया में आज की डेट में होते हैं, डन मेनली ऑन दी स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ primitive tools like hoe and digging sticks and family community labor work on these patches। मतलब यहाँ पर कोई अलग से लेबर हायर नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या होता है, आज मेरे इसका ये आज हम इसको निकालेंगे, ये हमारा क्रॉप हो चुका है, तो मेरे साथ जितने भी मेरे नेबर्स होंगे या मेरे कम्युनिटी के जितने भी हम लोग रह रहे हैं तो वो मिलके हम ये सारी चीज़ों का कल्टीवेशन करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। वहीं on the other hand, I am also going to do the same thing. The way they have helped me, I will also go and do their help. तो ये छोटी छोटी चीज़ों के साथ ही इनकी जो लाइफ है वो चलती है। तुम मेरी मदद कर देते हो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अगर इन रिटर्न यू वांट टू हैव समथिंग ऑल्सो, तो वो चीज़ें भी पॉसिबली हो जाती हैं। तो मेनली यहाँ पे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की भी अगर हम कुछ पॉइंट्स भी आते हैं और हम लिख सकते हैं तो practiced in few pockets of India, practice on small patch of land, tools जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे like digging sticks, hoe, dough, etc. और तीसरा पॉइंट हमारा हो सकता है family and other community members go and help out each other। अब यहाँ पे मेनली जो डिपेंडेंसी है वो किस पे रहती है, मॉनसून पे, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions of the crops grown। मतलब यहाँ पर जो सॉइल है जो आज की डेट में अपनी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा लूज कर चुका है, वो हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से। तो प्रिमिटिव में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी,
ठीक है। मेन इनका जो कॉन्सेप्ट रहता है वो होता था स्लैश एंड बर्न। माइट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म स्लैश एंड बर्न, क्या होता है स्लैश एंड बर्न और झूम कल्टीवेशन अदर कंट्रीज में अदर तरीके से नाम से जाना जाता है। मेनली स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंडिया में से बोला जाता है कि अगर एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड है जहां पर फार्मर अपनी एक्टिविटी कर चुका है, सारा कुछ हो चुका है, कल्टीवेशन हो चुकी है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, सब चीज़ें हो चुका है, अब 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, नियर अबाउट 15 ईयर्स भी हो गए उस पर्टिकुलर लैंड में। क्योंकि हम 15 ईयर्स इस समय तक इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉइल और उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस, मॉनसून फैक्टर्स, सारी चीज़ों को देख के क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो जब यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं तो वी कैन टेक दी 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन से। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब क्या हुआ कि यहाँ पर इनने जब एग्रीकल्चर कर लिया और अब उनको लगता है कि ये जो लैंड है ये उस पर्टिकुलर लैंड में अपनी फर्टिलिटी खो चुका है, तो यहाँ पर फार्मर क्या करता है उस पर्टिकुलर लैंड को जला देता है, जिससे कि नॉर्मल एक्चुअली में जो ऑर्गेनिक मैन्योर वो जलने से वो सारी चीज़ें आए तो सॉइल धीरे से अपनी जो फर्टिलिटी है वो रीगेन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज कर देते हैं तो फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर द कल्टीवेशन। ठीक है, लैंड प्रोडक्टिविटी इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। वही बात करी कि यहाँ पे जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो लो ही रहेगी, क्योंकि आज के कंपैरिजन में जहाँ इतने मैन्योर्स, इतने फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं एंड वी आर नॉट गेटिंग एग्जैक्टली द क्रॉप विच वी वांट, लेकिन स्टिल हमें वो यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑन द अदर हैंड मॉडर्न इनपुट्स नहीं यूज होते हैं, इसलिए जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है वो स्लो चलती है। ठीक है, intensive subsistence farming. Second is your intensive subsistence farming. This type of farming is practiced in the area of high population pressure on land. जहाँ पर high population है, for example you are living in a city and though you are connected with all other small villages, लेकिन उस particular city में बहुत ज़्यादा pressure है population का, तो यहाँ पर आसपास के लोगों के पास से ही जितने भी दाल मिल होगी, क्रॉप्स होंगे, राइस होंगे, एक्सेट्रा थिंग्स होंगी, वो वहाँ से यहाँ आता है। दैट मीन्स यहाँ के प्रेशर वहाँ पे भी झेलने पड़ते हैं। तो मेनली जो इनका मोटिव रहता है वो क्या है, प्रैक्टिस्ड इन हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होता है क्योंकि यहाँ पे हाई पॉपुलेशन जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा मतलब डिमांड ऑफ एनी अदर थिंग, व्हाटएवर यू थिंक, कुछ भी चीज ले लो उसकी डिमांड सबसे ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो जहां पर पहले हमने देखा प्रिमिटिव में क्या हो रहा था कि जो लेबर्स थे वो आसपास के लोग ही थे एंड सफिशिएंटली वो अपना काम कर लेते थे और अकॉर्डिंगली यहाँ पर उनको उनके फूड ग्रेन्स मिल जाते थे, जो बचता था वो जो स्टॉक करके रख लेते थे, बाकी उनके अकॉर्डिंगली वो देख लेते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा केस नहीं है। यहाँ पर क्या है, लेबर सबसे ज़्यादा मिली हुई है। लेबर जहाँ है मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वो लंबे टाइम के लिए चल रही हैं, ठीक है, और बहुत बड़े उस पे चल रही हैं। तो हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generations has rendered land holding size uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in the absence of alternative source of livelihood. तो यहाँ पे farmers क्या करते हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी उतने ही लिमिटेड पैच ऑफ लैंड में वो जितनी ज़्यादा हो सकते हैं उतनी ज़्यादा वो क्रॉप्स को लगाते हैं टू सस्टेन फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। नेक्स्ट कम्स योर कमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पे जहाँ कमर्शियल फार्मिंग की बात हो रही है दैट मीन्स कि अब ये पूरा का पूरा बिजनेस ओरिएंटेड प्रोग्राम है, मतलब बिजनेस ओरिएंटेड फार्मिंग ऑल्सो यू कैन से। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट।
अब मॉडर्न इनपुट से हमारे पास कौन सी चीजें आ जाती हैं दिमाग में, दी HYV सीड्स, दी केमिकल फर्टिलाइजर्स। जितना ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। बस एक चीज़ की गड़बड़ होगी कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी पूरी तरीके से लूज कर सकती है। जहाँ वो सॉइल 5 साल से ज़्यादा चलती, 6 साल, 7 साल, 8 साल, एनी नंबर, वहाँ पर वो सॉइल अपनी फर्टिलिटी 3 से 4 साल में ही खो देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी जो है वो फूड क्रॉप्स पे सबसे ज़्यादा बढ़ गई है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे जो लोग हैं अर्निंग के लिए भी इसको एक मात्र अपना जरिया मानते हैं। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। The degree of commercialization of agriculture varies from one region to other. तो यहाँ पर हर एक के बाद एक स्टेप में अदर तरीकों से you can find what the different types of variations in agriculture. For example, जो राइस है, अगर हम एग्जाम्पल के उसे देखें तो राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन उड़ीसा इट इज अ सबसिस्टेंस क्रॉप। मतलब यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो खाने वाले लोग हैं राइस को, वो हरियाणा और पंजाब के साइड में, लेकिन वहीं उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो वो एक सबसिस्टेंस क्रॉप है। फोर्थ इज योर प्लांटेशन। हम कभी भी कोई भी हिली एरिया में, मेनली अगर हम सदर्न पार्ट में जाएं तो मैसूर वगैरह अगर हम कभी गए हों तो उस साइड पे देखना, या हम नेट पे इन पिक्चर्स को देख सकते हैं प्लांटेशन क्या होता है। ईस्ट साइड में भी अगर हम जाएंगे, लाइक योर आसाम की टी सुनी होगी, सबसे ज़्यादा फेमस है। तो कभी वो चाय के बागान देखे हों तो उनका जो प्लांटेशन है वो किस तरीके से होता है, एक स्लोप है, फिर दूसरी स्लोप है, फिर तीसरी है, फिर चौथी, ऐसे के ऐसे पहाड़ों पे पूरा स्टीप स्लोप्स के थ्रू यहाँ पर प्लांटेशन हुआ रहता है। उस चीज को क्या बोलते हैं कि एक सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। एक जो सिंगल क्रॉप है वो सबसे ज्यादा एक पर्टिकुलर एरिया में जो ग्रो कर रहा है, मेनली प्लांटेशन जो होते हैं वो माउंटेन और हिली रेंजेस में ही होते हैं। Has an interface of agriculture and industry, cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. तो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर तो हम चीज़ें पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें अगर बेसिक पॉइंट्स देखने हैं प्लांटेशन से रिलेटेड तो वी कैन समराइज इट विद दिस। टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। तो मेनली जो टी और कॉफ़ी है, जो उसका अगर हम कभी देखें, नेट पे सर्च करें या हमने बाय आई खुद से देखा हो, खुद अपनी आंखों से देखा हो कि किस तरीके का प्लांटेशन होता है, तो इजीली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसीडिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स plays an important role in the development of the plantation. तो this is what your plantation. अब हम जो मेन चीज इस चैप्टर की पढ़ने वाले हैं, जो हमें ध्यान से समझनी है, सुननी है, जिससे कि अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स के ऊपर तो वी कैन राइट इट इजीली। तो क्रॉपिंग पैटर्न पे अब हम जाते हैं। अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख ली, कौन कौन सी फार्मिंग होती है और किस किस तरीके की फार्मिंग होती है। अब हम क्रॉप्स का पैटर्न देखेंगे कि किस तरीके के क्रॉप्स होते हैं। तो जो पहली चीज है, तो इंडिया का जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन्स। पहला है हमारा राबी, खारिफ एंड दी जैद। तो 3 पार्ट्स में इजीली मेमोराइज कर लो, विजुअलाइज कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स याद होने चाहिए। कौन कौन से हैं? दी राबी, दी खरीफ एंड द थर्ड वन इज दी जैद। जो राबी होता है वो क्या होता है? क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। पहली चीज तो जितने भी राबी क्रॉप्स होंगे वो जो उनकी उगाने की, या हम जब बीज डालते हैं उनके, तो वो कौन सा समय होता है? विंटर। कौन कौन से? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून।
कब डाल रहे हैं इनके बीज? सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टेड इन दी समर। अब मेनली अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में ये सोहन होते हैं एंड हार्वेस्ट कब हो रहे हैं? अप्रैल टू जून के बीच में। खारिफ क्रॉप वही ऑन द अदर हैंड सोन विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर। मतलब जहां मॉनसून लगा वहां पर ये क्रॉप्स को हम लगा सकते हैं और सितंबर तक आते आते हम इसको हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा ज़ैद। इट इज अ शॉर्ट क्रॉप सीजन practiced on the sandy tracts along the river channels। ठीक है, तो यहाँ पर तीन चीजों में है। जो फर्स्ट है हमारा राबी क्रॉप है, जिसकी जो सोइंग टाइम है वो होता है विंटर्स में और हार्वेस्टिंग टाइम कब है? समर्स में। यहाँ ही ऑन द अदर हैंड जो हमारा खारिफ क्रॉप है उसकी सोइंग कब है? ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, दैट मीन्स यू कैन से दी जून जुलाई, जून टाइम पे जो मिड जून होता है हमारा वो, और हार्वेस्ट कब हो जाते हैं? अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ये हार्वेस्ट भी हो जाते हैं। वहीं जो ज़ैद है वो एक शॉर्ट क्रॉप सीजन है। मेनली ये कब प्रैक्टिस हो रहा है? ऑन दी सैंडी ट्रैक्स अलोंग विद दी वाटर चैनल। सैंडी ट्रैक जहां पर छोटे छोटे सैंड्स के ट्रैक्स बने होंगे वहां पर, और जो वाटर चैनल्स जिसमें पास ऑन होता है, यू कैन इजीली वेरीफाई दैट इफ यू विल बी एबल टू सी। अब अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर अगेन ये हमारा है राबी, खारिफ एंड दिस इज योर ज़ैद। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएंगे। Wheat, barley, peas, gram and mustards are some important rabi crops। अगर हम सिर्फ अभी राबी की बात करें, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर wheat प्रोडक्शन। ठीक, यहाँ पर मेनली कब बात हो रही है? सोइंग इन विंटर एंड हार्वेस्टिंग इन समर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं? वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, मेन एरियाज कौन कौन से हैं इसके? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आर इम्पॉर्टेंट फॉर वीट प्रोडक्शन। मेनली जो राबी क्रॉप है वो वीट ही होता है। ठीक है, रेस्ट जो है वो साइमल्टेनियसली चलते हैं, लेकिन वीट, ग्राम, पल्सेस ये ऐसी चीजें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक स्टेपल डाइट है। अगर किसी भी इंडियन की बात करें तो स्टेपल डाइट क्या होगी यहाँ पर? राइस, दाल, चावल एंड और या रोटी। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ राबी क्रॉप्स। Green revolution has given an impetus to the growth of rabi crops। ठीक है, so this is the definition। और अगर हम बात करें पॉइंट वाइज आंसर लिखने की तो राबी क्रॉप्स को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं किस पे? दी खरीफ क्रॉप्स में। ये कब ऑनसेट ऑफ द मॉनसून से इनकी शुरुआत हो रही थी और हार्वेस्टिंग कब हो रही है इनकी? सितंबर अक्टूबर के बीच में ये हार्वेस्ट भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं खारिफ क्रॉप? योर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, जितने भी पल्सेस यू कैन से। यहाँ पर मेनली जितनी भी पल्सेस होती हैं, तुअर, बाजरा और योर उड़द, मूंग, कॉटन ऑल्सो। यहाँ पे नॉन फूड आइटम्स भी हैं जो कि खारिफ क्रॉप्स में आते हैं। कौन कौन से? दी कॉटन एंड दी जूट। Groundnut, soybean are some of the important crops। Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, particularly जो कोंकण वाला रीजन है महाराष्ट्र में वो, along with parts of उत्तर प्रदेश and the बिहार। तो यहाँ पर ये खारिफ क्रॉप्स का क्या है? डिवीजन है, कौन कौन से एरियाज में वो डिवाइडेड है। Paddy has of late become an important crop of Punjab and the Haryana। So this is the explanation of the Kharif crop। You have to understand it, you have to learn it, no other option is there। Guaranteed questions या तो आ सकता है राबी क्रॉप्स क्या होते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं ये हमें बताओ, या राबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, सिंपल क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो इफ इट इज आस्क्ड ऑन 1 मार्क क्वेश्चन तो 4 to 5 जितने भी हैं, 3, 4, 5, एटलीस्ट मोर देन 3 यू हैव टू राइट ऑन योर बोर्ड पेपर्स।
वहीं खारिफ के साथ भी सेम चलता है। थर्ड कम्स योर ज़ैद सीजन, जिसमें मेनली कौन कौन से आते हैं, वाटरमेलन्स, कुकुम्बर्स, मस्क मेलन, वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप्स आर ग्रोन। जो एक्स्ट्रा चीज़ों में लाइक फ्रूट्स में हमारे वाटरमेलन्स आ गए, मस्क मेलन्स आ गए, वेजिटेबल्स में आए कुकुम्बर्स, एक्स्ट्रा और अदर वेजिटेबल्स जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही शॉर्ट नोटिस पे जो भी चीज़ें हमारी उगाती हैं उस पर्टिकुलर सीजन में। So this is an important topic to discuss, to revise, to read और जिससे भी तुम इसको ले लो, लेकिन ये हमें याद करने ही हैं। अब यहाँ से जो चीज़ें चली आ रही है क्रॉपिंग पैटर्न से जहाँ चीज़ें स्टार्ट हुई हैं वो अब हमें बहुत दिमाग लगा के समझना है। समझना क्या है, अगर हम इजीली इसको 1 और 2 टाइम्स या छोटे छोटे नोट्स भी बना लेंगे इससे रिलेटेड कि चलते फिरते ही हम इसे पढ़ लें तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू टू मेक इट लर्न। तो पहले मेजर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो पहला मेजर क्रॉप है हमारा राइस। ऑब्वियसली राइस के बगैर यू कैन नॉट इमेजिन योर फूड, द कंप्लीट थाली ऑल्सो। Some of them might be liking the rice very much, some of them might be not liking it, but here if you see कहीं पे भी से भी जाओ, कुछ भी करो, कहीं भी चावल दिखे तो एटलीस्ट यू फाइंड कि यार लाइट सा फूड है, खा के हम इजीली इसे ईजी टू डाइजेस्ट भी है और मोर ओवर रिलैक्सिंग है। तो एक स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ठीक है, आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो राइस जो है एक स्टेपल डाइट है, स्टेपल क्रॉप है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल मतलब 95% ऑफ द पीपल जो होंगे इंडिया में आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द राइस फॉर देयर मेजर फूड, जो मेन फूड में आता है। आई एम नॉट इंक्लूडेड ऑन दैट 95%। तो यहाँ पर जो राइस है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना। इट इज अ खारिफ क्रॉप। तो ये कौन सा क्रॉप है, खारिफ क्रॉप। अब यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, टेम्परेचर जो होना चाहिए अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 सेंटीमीटर। किसी भी क्रॉप को डिफाइन करोगे उसका जो टेम्परेचर है वो याद करना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन इज दैट। तो खारिफ क्रॉप है जिसका जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो किस तरीके का चाहिए होता है, अबव 25 डिग्री एंड हाई ह्यूमिडिटी विथ अ रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। जहाँ रेनफॉल है दैट मीन्स ऑब्वियसली ये खारिफ क्रॉप कब चालू होता है, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून, एंड कब तक ये हार्वेस्ट भी हो जाते हैं, सितंबर अक्टूबर में ये हार्वेस्ट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रेनफॉल की बात हो रही है तो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा ही रेनफॉल चाहिए और ये तभी पॉसिबल होगा जब एक रेनी सीजन होगा ऑब्वियसली। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी वहाँ चावल नहीं उगेंगे, चावल वहाँ भी उगते हैं, लेकिन उनकी जो पर्टिकुलर इरिगेशन फैसिलिटीज होगी या तो वो रिवर से पानी लेके अपना काम करते हैं, जो भी उनका वहाँ पर सोर्स ऑफ इरिगेशन होगा। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो मेनली जो इसका सोर्स है फॉर ग्रोइंग इज ऑन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाटिक रीजन्स। Development of dense network of canal irrigation and tube well have made it possible to grow rice in the areas of less rainfall also. तो कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पानी कम बरसता है, that is your Punjab, your Haryana and your western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan also. Just imagine राजस्थान जहाँ पर पानी होता ही नहीं है, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पानी है भी नहीं, वहाँ पर भी राइस उगते हैं। तो फर्स्ट थिंग जो फूड क्रॉप्स की हम बात कर रहे हैं, मेजर क्रॉप्स की, वो कौन सा है हमारा, राइस। अगर रिवीजन की उससे देखें तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी चीज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। थर्ड थिंग जो इसका टेम्परेचर है वो किस तरीके का चाहिए, अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। दिस इज योर थर्ड पॉइंट। फोर्थ, यहाँ पर ये वहां पर भी ग्रो कर देता है जहां पर पानी नहीं होता, मतलब रेनफॉल नहीं है, वो भी वहां के इरिगेशन फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग। सो दिस इज योर फोर्थ पॉइंट।
ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ऑल्सो वहां पर भी ये ग्रो करता है। वो कौन कौन से रीजन है जहाँ लेस रेनफॉल होती है? योर पंजाब, योर हरियाणा, parts of Uttar Pradesh and also the Rajasthan. So these are 5 to 6 points easily you can write on rice. Next comes your wheat. Wheat क्या है हमारा? It is a second most important cereal crop and the main food crop in north and northwestern part of the country. तो second most important crop है कहाँ? cereal crop है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब अगर हम इधर की रीजन देखें, अभी हमने इधर की रीजन देखी थी, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल पार्ट्स भी हमने लिए थे। मेन रीजन जो यहाँ की है, जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है, वो पूरी की पूरी तरीके से वीट पे ही डिपेंडेंट है। इट इज वॉट? दी राबी क्रॉप। राइस क्या था? खारिफ क्रॉप, राबी और वीट क्या है? राबी क्रॉप। दैट मीन्स ये कब इसकी सोन हो रही है? इट इज सोइंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में ये लग रहा है, और हार्वेस्ट कब हो रहा है? मार्च टू अप्रैल के टाइम पे। तो इट इज ए राबी क्रॉप, मतलब यहाँ पे रेनफॉल का कोई लेना देना नहीं है। It requires the annual rainfall of 50 to 75 सेंटीमीटर। यहाँ पे पानी नॉर्मल भी मिल जाएगा तब भी वीट उग जाएगा, ठीक है। Evenly distributed over the growing season, ठीक। टू इम्पॉर्टेंट जो वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री है वो कौन कौन से हैं? द गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। तो ये दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं कंट्री के। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये मेन वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ऑफ द कंट्री। तो अगर हम वीट पे लिखें तो क्या है? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। मेनली ये कौन से लोग इस पे डिपेंडेंट होते हैं? जो पीपल ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते हैं। मेनली डिपेंडेंसी वीट पे है क्योंकि उनको चावल हो सकता है नहीं पसंद, मेरे जैसे। दिस राबी क्रॉप ग्रोज। अब ये जो राबी क्रॉप है, थर्ड वन, इट इज द राबी क्रॉप, ठीक है। राबी क्रॉप के बाद यहाँ पर उसका जो एनुअल प्रेसिपिटेशन फॉल चाहिए वो 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में ही इसकी रेनफॉल चाहिए। अब यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से हैं? दी गंगा सतलज प्लेन जो नॉर्थ वेस्ट में है, और यहाँ पे सॉइल रीजन, ब्लैक सॉइल जहाँ पर मिलेगी, और वो कहाँ पर है? पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो, दैट मीन्स वो भी वेस्टर्न पार्ट में ही है हमारे। तो इस तरीके से ये जो वीट के मेन जोन्स हैं। अब मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो दीज आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड ऑल्सो दी पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। So these 5 to 6 points you can easily write। जरूरी नहीं है कि हम पॉइंट जैसा हमने लिखा हुआ है सेम वैसा ही लिखेंगे। It is not at all necessary। It just you should write। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, but the thing is that it should be on a correct manner and the language should be like this only। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने लिख दिया और कुछ भी हमें मार्क्स, फिर हमें मार्क्स भी कुछ भी मिलेंगे। तो प्रॉपर पॉइंट बनाकर प्रॉपर तरीके से अगर हम इन सारी चीज़ों को लिखेंगे, टिक करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, तो दैट विल बी ऑफ वेरी गुड थिंग। थर्ड कम्स योर मिलेट्स। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू। अब यहाँ पर ऐसे भी फूड क्रॉप्स हैं जो उगते हैं जो स्टेपल डाइट तो नहीं है, लेकिन दे आर एज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी मोर देन द न्यूट्रिशनल वैल्यू जो एक जो एक वीट, राइस, इन सारी चीज़ों से हमें मिलती हैं। तो मेनली मिलेट्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड क्रॉप्स होते हैं जिनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर हम रागी की बात करें तो इट कंटेन्स बहुत ज़्यादा कैल्शियम की बात हो रही है। तो रागी अगर हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे, अगर हम आटे के साथ मिला के भी रोटियों में बनाएं तो एक बहुत अच्छा कैल्शियम कंटेंट होता है। तो इसलिए इन जो क्रॉप्स को क्या बोलते हैं? दे हैव द हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। For example, ragi is very much rich in iron, calcium and other micronutrients. Jowar is the third most important food crop with respect to area and also its production.
जो ज्वार है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है और उसके प्रोडक्शन के साथ साथ ही पता चल जाता है कि किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ये वाले हैं। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड ऑल्सो दी हरियाणा। तो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हमने देख लिए एंड ऑल्सो दी बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। सो दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज दी मिलेट्स। अब हम आते हैं पल्सेस की। पल्सेस मीन्स योर दाल, जितनी भी दालें हैं उनको क्या बोलता जाता है, पल्सेस। तो पल्सेस जो हैं इंडिया की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज दी कंज्यूमर इन दी वर्ल्ड, जो सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस भी करता है और कंज्यूम भी करता है, वो एकमात्र ऐसा देश है ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो इंडिया है। देयर आर द मेजर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। फुल्ली प्रोटीन डाइट अगर हमें चाहिए तो यू हैव टू इनटेक दी दाल्स, दी पल्सेस। तो फॉर अ वेजिटेरियन डाइट दाल जो है वो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन का काम करता है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तुअर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड दी ग्राम। Pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Major pulses producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and the Karnataka. So, what we have discussed till now is your pulses. Next, अब ऐसे फूड ग्रेन्स जो अदर देन ग्रेन्स है, मतलब फूड क्रॉप्स तो हैं लेकिन वो ग्रेन्स में नहीं आते। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज योर शुगर केन। इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल तो हमें पता ही होगा क्या होता है। इंडिया इज हैविंग बोथ द काइंड ऑफ टेम्परेचर, द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर वो ट्रॉपिकल क्रॉप भी है और वो सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with a temperature of 21 degrees centigrade to 27 degrees centigrade and an annual rainfall between 75 to 100 centimeter. ठीक है, तो इसका जो ग्रोइंग कंडीशन है वो मेन उसको क्या चाहिए, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। वही बात हो गई कि जहाँ पर लो रेनफॉल है वहाँ पे भी गन्ने उगाए जाते हैं, शुगर केन उगाए जाते हैं, लेकिन वही है उनके मेथड्स ऑफ इरिगेशन उस अकॉर्डिंगली होंगे। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। पूरा सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में यू कैन सी मेनली जो साउदर्न पार्ट हमारा वो कर रहा है, क्योंकि ये क्या बताया गया, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में ही ये क्या होते हैं, उगते हैं। तो फर्स्ट थिंग वी हैव सीन इज द शुगर केन। नेक्स्ट इज योर ऑयल सीड्स। क्या होता है ये? पहली चीज, आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज the raw material in the production of soap, cosmetics and the ointments. तो अगर हम बात करें ऑयल सीड्स की तो मेन ये चीज़ है, कुकिंग मीडियम के तौर पे भी काम आता है, प्लस ये और अदर प्रोडक्शंस जो हो रहे हैं लाइक योर सोप्स, योर अदर कॉस्मेटिक्स, योर ऑइंटमेंट्स। कभी भी देखना कोई भी ऑइंटमेंट होगा या सोप होगा उसके पीछे लिखा रहता है इंडिग्रेंट्स। इंडिग्रेंट्स में तुम्हें पता चलेगा कि किस तरीके का ऑयल इसमें यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एक तेल आता है जैस्मिन का, तो ये जैस्मिन का जो तेल आता है ये हर कॉस्मेटिक में भी यू विल बी इजीली सीन, प्लस वो एक्ट एज अ मीडियम ऑफ अपने लिए भी हम यूज करते हैं उसको, जैसे कि तो कुकिंग मीडियम के लिए भी ऐसी चीजें यूज हो रही हैं और रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर मटेरियल्स ऑल्सो। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन इंडिया, ये जो ऑयल सीड्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होती हैं। कवर्स अबाउट 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया।
पूरे के पूरे अगर क्रॉपिंग एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर 12% जो क्रॉपिंग एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल सीड्स का ही है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया जो ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड, कोकोनट ऑयल, सीसम यानी जो तिल का तेल होता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स एंड दी सनफ्लावर। जो ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड होती हैं इंडिया में वो कौन कौन सी हैं? योर ग्राउंडनट, जितने भी तेल होंगे, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, तिल, प्लस यहाँ पे कैस्टर सीड्स भी होती हैं, कॉटन सीड्स भी होती हैं, लिनसीड्स एंड ऑल्सो योर सनफ्लावर। थर्ड कम्स योर टी। टी एज वी ऑल नो एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का पार्ट है। यहाँ पर जितने भी अभी तक हमने चीजें पढ़ी, जितनी भी हमने अभी तक क्रॉप्स देखे, वो सारे नॉर्मल क्रॉपिंग पैटर्न से हैं, ठीक है। लेकिन टी हो गई, कॉफी हो गई, ये दो एक ऐसे बेवरेज क्रॉप हैं। टी यू कैन ऑल्सो डिफाइंड इट एज द बेवरेज क्रॉप, यानी जिसको हम पीते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा बेवरेज क्रॉप है जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के थ्रू क्या होता है? उगता है। एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये जो टी और कॉफी का जो चीजें, जो प्रचलन, जो चीजें चलाई गई थी वो किसके थ्रू चलाई गई थी? बाय द ब्रिटिशर्स। ग्रोस वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। अगेन कौन से रीजन में ये ग्रो कर रहा है? द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल वन। एंडोड विथ डीप एंड fertile, well drained soil, rich in humus and organic matter, require warm and moist free climate, frequent showers evenly distributed over the year। तो यहाँ पर इनका जो पैटर्न है वो किस तरीके का है? जो रेनफॉल है वो साल भर मिलती है इनको, मेनली वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, जो ये ह्यूमिड फ्री टेम्परेचर है वहाँ से हट के ये चीज़ें, जो ये टी होती है, ये उगती है। एक ये कौन सी इंडस्ट्री है? द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। दैट मीन्स जो लेबर है बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए उसको, क्योंकि टी को निकालना पत्तियों से जब अलग वो एंड क्रॉप तक पहुंचती हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड ओनली अ स्किल्ड लेबर कैन परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला। अपार्ट फ्रॉम दिस हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, Andhra Pradesh, Tripura and all are all tree producing states in the country. India is the leading producer as well as the exporter of the tea in the world. सुना होगा आसाम की टी, दार्जिलिंग की टी। तो ये सारी जो चाय पत्तियां हैं वो प्रोड्यूसर भी हैं, प्लस ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी हैं। मतलब इंडिया से बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं? एक्सपोर्ट भी होती हैं टी की। एन नंबर ऑफ वैरायटीज जो हैं टी की, जो हमें पता भी नहीं होंगी, इतनी वैरायटीज होती हैं टी की, वो एक्सपोर्ट भी होती हैं इंडिया से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर कॉफी। अगर हम 2008 की बात करें तो इंडिया का जो प्रोडक्शन था कॉफी का वो 3.2% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन था। मतलब 2008 में पूरा का पूरा जो परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें ऑफ द होल वर्ल्ड, तो 3.2% कवर अप किया था अकेले इंडिया ने, सिर्फ और सिर्फ कॉफी से। इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली बॉट फ्रॉम येमन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो येमन से कॉफी लेकर आए थे, अरेबिका वैरायटी जिसको बोला जाता था, अरेबिका नाम की जो कॉफ़ी लेकर आए थे यमन से लेकर आए थे कंट्री में हमारे, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फेमस यू कैन से, और यही ही इंडिया में प्रोड्यूस होती है। दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। तो जो अरेबिका कॉफ़ी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी कॉफ़ी है जो हमें सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ही मिलेगी, और ये कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स ऑन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑल्सो इन केरला। तो जो कॉफ़ी है वो टी से भी ज़्यादा
क्या होती है, कंज्यूम हो रही है, एंड ऑल्सो टी के अकॉर्डिंग ही क्या हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। अब हमारे अदर क्रॉप्स जो आते हैं वो हैं हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स देख लिए, नॉन फूड क्रॉप्स देख लिए, अब हमारे क्या, हमने पल्सेस देख ली, अब हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगे। क्या होते हैं ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स? जितने भी एक्स्ट्रा जो भी हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सारे के सारे हमारे किस कैटेगरी में आते हैं, दी हॉर्टिकल्चर में। In 2008, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. Obviously, हर किसी का कंपैरिजन, हर चीज का कंपैरिजन चाइना से ही क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन चाइना इज नंबर 1 एंड इंडिया इज इन नंबर 2 पोजीशन। तो फर्स्ट के बाद सेकेंड ही आएगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग हो रही होगी बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द पॉपुलेशन ओवर देयर। साइमल्टेनियसली इंडिया कवर्स द सेकेंड पार्ट, तो यहाँ पर इसलिए उसका कंपैरिजन भी किससे होता है, सिर्फ और सिर्फ चाइना से। इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब डिफरेंट वैरायटीज ऑफ जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो डिफरेंट एरियाज ऑफ द कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, सबसे पहले मैंगोज महाराष्ट्र से ही उगते, सदर्न से चलते हुए वेस्टर्न पार्ट में जैसे जैसे हमारा क्या चलता है, मॉनसून पैटर्न चलता है, वैसे वैसे फ्रूट्स के पकने का, वेजिटेबल्स के पकने का भी पैटर्न उसी के अकॉर्डिंग चलता है। यू कैन रिलेट इट इजीली, अगर हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छे से पढ़ी होंगी तो यू कैन इजीली रिलेट दीज काइंड ऑफ थिंग्स विद दैट। तो मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, मेघालय। तो different variety of fruits we have in India only. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra, Tamil Nadu, lychee and guava in Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and also the Maharashtra. अब थर्ड थिंग क्या आती है, एप्पल, पियर्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ऑफ द वर्ल्ड। ग्रेट डिमांड है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। फेमसली जो एप्पल्स होते हैं, जो पियर्स होते हैं, एप्रिकॉट्स होते हैं, ये सारे मेनली जो अपने एकदम एक्सट्रीम ठंडी जगह पे, इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जहाँ पर उगते हैं, बहुत फेमस है इन द होल वर्ल्ड। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल. It is an important producer of peas, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and also the potato. So this what we have seen is the horticulture crops. Next अब जो हमारे crop आ रहे हैं वो है हमारे non food crops. मतलब अब हम ऐसे crops को discuss करेंगे जो क्या है, खाना नहीं है। तो ये क्या है, जो कि हम इसे कंज्यूम करते हैं फॉर एन नंबर ऑफ थिंग्स। एग्जैक्टली अब हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे जो खाने के लिए नहीं है, दे आर नॉट ईटेबल्स। तो पहला जो है वो है हमारा रबर। इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। व्हाट डज इट रिक्वायर, जो इसकी कंडीशंस होती हैं वो कौन सी होती हैं फॉर द ग्रोइंग कंडीशन? requires moist and humid climate with rainfall of more than 200 सेंटीमीटर। अभी तक जितने भी क्रॉप्स हमने देखे उनका जो रेनफॉल था वो क्या था, या तो 100 सेंटीमीटर या उससे लेस देन होगा। ठीक है, अब जो हम फूड क्रॉप, पहला फूड क्रॉप जो रबर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो नॉन फूड क्रॉप है, वो उसको जो रेंज चाहिए वो चाहिए 200 सेंटीमीटर की एंड टेम्परेचर ऑल्सो अबव 25 सेंटीग्रेड। तो चलो ये तो टेम्परेचर तो हर जगह वी हैव सीन, लेकिन इसको एक ऐसा फूड क्रॉप है जो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए। रबर इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो रबर पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि रबर का जो रबर है, जो रॉ मटेरियल है रबर का, वो मेनली हम कहाँ से हमें मिलता है। अगर हम 2010-11 की बात करें
तो इंडिया की जो रैंकिंग थी इन प्रोड्यूसिंग द रबर was in the 4th position among the world's natural rubber producer. ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे कौन से क्रॉप्स आते हैं, दी फाइबर क्रॉप्स, और उसमें कौन कौन से आते हैं, योर कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब कौन से क्रॉप्स की बात आ रही है, फाइबर क्रॉप्स की। 4 क्रॉप्स उगते हैं, कौन कौन से, दी कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल स्किल। याद कर लो, नेचुरल जो फाइबर क्रॉप्स होते हैं इंडिया में वो सिर्फ 4 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, योर कॉटन, योर हेम्प, योर नेचुरल स्किल एंड योर जूट। ठीक है, फर्स्ट 3 आर, जो ये फर्स्ट 3 हैं, लाइक योर कॉटन, जूट, हेम्प, ठीक है, जो हैं वो डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, द लैटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम cocoons of the silkworms fed on green leaves, specially the mulberry। जो मलबरी लीव्स में हमने नेचुरल सिल्क देखा होगा, बचपन में हमने पढ़ा होगा, कोकून से बनता है हमारा सिल्क बनता है, तो मेनली जो लीव्स पे बनता है वो होती हैं मलबरी लीव्स। Rearing of silkworms for the production of silk fiber is known as the sericulture। ठीक है, थर्ड is your cotton। India is believed to be the original home of the cotton plant। ठीक है, तो जो कॉटन है वो आज का नहीं है, एक्चुअली में जो कॉटन का ओरिजिन ही यू कैन से was from the India only। Cotton is one of the main raw materials for cotton textile industry। In 2008, India was the second largest producer of cotton after China। अगर 2008 के नंबर्स को देखो तो कॉटन वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल। जहाँ पर भी ब्लैक सॉइल अवेलेबल होती है वहाँ पे जो मेन पार्ट होता है उगाने का कॉटन, वो पार्ट उससे डिस्टिंग्विश हम इजीली कर सकते हैं। तो ब्लैक सॉइल मेनली हमें कहाँ मिलती है, पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र ओनली। तो यहाँ पर जितना भी डेक्कन प्लेटू कवर करता है वहाँ पे पूरा का पूरा कॉटन यू कैन इजीली सी। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, 2010 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो कैन आस्क कि कौन से क्रॉप को 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज लगते हैं उगने के लिए, तो योर आंसर विल बी व्हाट, दी कॉटन। अब जो कॉटन है वो एक खारिफ क्रॉप है एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश ऑल्सो। मतलब मेनली जो हमारा डेक्कन पार्ट है, मेनली जो हमारा ये पार्ट कवर कर रहा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या उग रहा है, कॉटन। ठीक है, तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो महाराष्ट्र से लगा लो, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। फोर्थ कम्स योर जूट। सबसे पहले तो जूट को क्या कहा जाता था, दी गोल्डन फाइबर। इट इज ऑल्सो नोन एज दी गोल्डन फाइबर। ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स इन फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। मतलब ऐसी जगह पर जहां पर बाढ़ की सिचुएशन होती है, जहां पे यू कैन से सिचुएशन ही बाढ़ ही आ रही है, वहां पर जूट उगता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है वो हर साल रिन्यू हो रही है, बाढ़ से वो पर्टिकुलर एरिया हट गया, वहाँ पे जितनी भी सॉइल थी वो रॉकी मटेरियल्स छोड़ के बाकी पूरी की पूरी सॉइल ले गई। अब वहाँ पे एक नई सॉइल आएगी, तो जहाँ पर नई सॉइल आएगी, जहाँ पे फ्लड प्लेन्स हुए थे, तो वहाँ पर हम जूट उगता हुआ देख सकते हैं। मतलब हम जूट को उगाते हैं, जो वहाँ के लोकल पीपल्स होते हैं। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। West Bengal, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya are the major jute producing states।
जो मेन जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कंट्री में अगर हम देखें तो वो पूरा का पूरा हमारा पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न है, ईस्टर्न पार्ट हमारा है, जहाँ पर कौन कौन से एरियाज कंसीडर करे जाते हैं, वेस्ट बंगाल या बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, जो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। जितना भी मटेरियल जूट से बनता है, लाइक योर बैग्स, योर रोप्स, योर मैट्स, एनी अदर थिंग जो एक्चुअली में जूट से ही बनेगा, वो सारा का सारा यहाँ पर मिलता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर्स। जो जूट है ऑब्वियसली जब उसको इतना ज़्यादा चीज़ें चाहिए ग्रोथ के लिए, तो जब वो बन के तैयार होगा तो महंगाई होगा, तो क्या होता है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। तो क्या होता है, जूट के जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो अदर सिंथेटिक फाइबर्स हैं, वो मार्केट में ज़्यादा चलते हैं, लगते जूट जैसे ही हैं लेकिन एक्चुअली में वो जूट नहीं होते हैं। एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली दी नायलॉन, ठीक है। अब अभी तक हमने क्या देखा है इसमें कि क्रॉपिंग पैटर्न देख लिया, क्रॉप्स देख लिए, क्रॉप्स के पैटर्न देख लिए और अदर क्रॉप्स भी देखे जो फूड और नॉन फूड दोनों हैं। अब हम इसको किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में देखेंगे, वो सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। सी पहली चीज़ तो इसमें हम जो देखेंगे, अगर हम गौर से इन सारी चीज़ों को देखें तो हमने पढ़ा है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो प्रिमिटिव फार्मिंग होती है उसमें हमने क्या देखा था कि एंशिएंट लेवल पे एंशिएंट लोग जो किस तरीके से एंशिएंट चीज़ों को यूज़ करके ही क्या करते थे, अपने क्रॉप्स को उगाते थे। लैंड का उसका जो डिग्रेडेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था, क्योंकि उनके पास कोई भी मॉडर्न इनपुट्स नहीं होते थे। विद द चेंजिंग सिनेरियो टेक्नोलॉजीज आई, तो धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजीज आई उनने किन किन चीज़ों को रिप्लेस किया। तो पहले अगर हम पर्शियन व्हील की बात करें, जिससे क्या होता था, याद होगा पर्शियन व्हील चलती थी तो पानी भरते थे, यू कैन से कुएं से पानी भरते थे और ऑटोमेटिकली पानी खेतों में जाता था। उसको किसने रिप्लेस कर दिया, बाय दी वाटर पंप्स, प्लग बाय दी टिलर एंड हैरो ड्रॉन बाय ट्रैक्टर्स, बुलक कार्ट्स बाय दी ट्रक्स। तो पहला जो चेंज आया, अगर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पर्शियन व्हील ने किसको रिप्लेस किया, वाटर पंप से, ठीक है। वाटर पंप से पर्शियन व्हील रिप्लेस हुई। सेकंड, जो प्लग होता था जिससे कि खेती स्टार्ट होती थी, वो एंड हैरो ड्रॉन बाय द ट्रैक्टर्स, जहां पर गाय बैल लगा के जाते थे और उनके पीछे हल रख दिया जाता था। उससे क्या होता था कि काउंटर पार्ट्स में वो जो डिवाइड करेगा वो किस किस ने ले ली, ट्रैक्टर्स ने ले ली। बुलक कार्ट्स को ट्रक ने ले लिया, जहां पर सामान पहुंचाए जाते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एट दैट टाइम बुलक कार्ट्स वाज द ओनली वन सोर्स, तो वो उसका किससे रिप्लेसमेंट हुआ, बाय द ट्रक्स एंड ऑल्सो विद द ट्रैक्टर्स। ऑल वेदर रोड्स एंड फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे मेन चीजें यहाँ पर हुआ किस किस चीजों का, थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हुए। ऐसे इनोवेशंस जो आज की डेट में इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि अगर अब हम वो पीछे चीज़ों को देखेंगे, लाइक दी पर्शियन व्हील्स होते थे, बुलक कार्ट्स होते थे, किस लिए यूज़ करते थे बुलक्स को, तो ये सारी चीज़ें जस्ट एक क्या लगेगा, एक इमेजिनरी थिंग लगेगा। अच्छा ऐसा भी होता था, अच्छा इसके साथ ऐसा भी होता था। तो आज वो हम चीज़ों को इन सारी टेक्नोलॉजी के बगैर डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। जहाँ साल भर में ईदर वन और नॉट मोर देन 2 क्रॉप्स उगते थे एक पर्टिकुलर फील्ड में, वहाँ आज 4-4, 5-5 क्रॉप्स उगते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न्स बदल दिए गए, वैरायटी ऑफ सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ, केमिकल्स के थ्रू आज चीज़ें बहुत बनाई जाती हैं, एंड मोर ओवर सबसे मेन थिंग, वो चीज़ों को हम इनटेक करते हैं क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन टू लिव। तो यहाँ पर क्या होती हैं, पॉल्यूशन के साथ, पॉपुलेशन के साथ जितनी भी चीज़ें ग्रेड अपग्रेड हो सकती हैं वो चीज़ें हुई, दो वो हमारी फॉर द फिजिक ऑफ आवर बॉडी इज वेरी मच अनहेल्दी, बट वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शंस टू लिव। क्योंकि विद द वो बोलते हैं ना चेंजिंग सिनेरियो, फार्मर्स में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आई। अब कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा होती है क्योंकि पॉपुलेशन रेज हुई।
So these are some of the technological reforms which we have introduced from last few decades you can say, जिसकी वजह से अब यहाँ पे क्या होती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजिंग मैनर में हमें दिखी, लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होने लगे, बायो फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स एंड अर्ली मैच्योरिटिंग क्वालिटी सीड्स, मतलब जहाँ किसी भी प्रोडक्ट को बनने में 6 से 8 महीने लगते थे, द पर्सन हैज़ टू वेट कि हाँ अब ये क्रॉप उगेगा, देन वी आर गोइंग टू सेल इट, देन वी आर गोइंग टू जनरेट आवर रेवेन्यू, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे जहाँ 6 to 8 मंथ्स लगते थे वहाँ 2 से 3 मंथ में योर क्रॉप इज रेडी, रेडी टू हार्वेस्ट, रेडी टू कल्टिवेट, नाउ यू हैव टू गो सेल इट आउट एंड टेक बैक मनी दी होम, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होने लग गई। तो अब जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। नेक्स्ट कम्स योर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस रिफॉर्म्स हुए? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो अबॉलिश किया था जमींदारी सिस्टम को, फॉलोड विथ कंसोलिडेशंस ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया और जितनी भी स्मॉल होल्डिंग्स लेके रखी थी इन लोगों ने, इनसे उनको हटाया। Widespread use of radio and television for providing knowledge to farmers in new and improved techniques and special weather bulletins have been introduced। मतलब रेडियोस के थ्रू, टेलीविजन्स के थ्रू अब जो वेदर कंडीशंस हैं, जहां हम आसमान देख के हमारे जो एंसेस्टर्स है वो लगा लेते हैं बारिश होगी, अब बारिश होने के बाद हमारा ये क्रॉप इतनी जल्दी जल्दी उग जाएगा, वहाँ पर अब हमें ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं होती। थ्रू रेडियोस, थ्रू टेलीफोन, नॉट एग्जैक्टली द टेलीफोन्स, थ्रू रेडियोस एंड टेलीविजन्स यू कैन ईजिली गेट द इंफॉर्मेशन, नॉलेज अबाउट द वेदर। क्रॉप का आज की डेट में इंश्योरेंस होने लग गया है कि अगर क्रॉप फेल होता है तो मेनली जो फार्मर्स होंगे जो भी लॉस वो बेयर करेंगे, चाहे वो नेचुरली उन्होंने बेयर किया हो या मैन मेड कैलामिटीज हुई हो, वो अब उसको क्रॉप्स को इंश्योर करके उतना पैसा वो ले सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट थ्रू बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जहां पहले जमींदार सिस्टम अबॉलिश किया तो ऑन दी अदर हैंड इंट्रोडक्शन किसका आया? बैंक्स का इंट्रोडक्शन हुआ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी मेनली फॉर दीज फार्मर्स ओनली, कि वो कैपिटल इजीली ले सकते हैं जिससे वो अपने क्रॉप्स को अच्छे तरीके से ग्रो करा सकते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर वेरियस क्रॉप्स ensures minimum price for the crops grown by the farmers। मतलब जहाँ पर वीट, राइस, ऐसी चीज़ें हो गई, पल्सेस हो गई, यहाँ पर गवर्नमेंट ने MSP का इंट्रोडक्शन किया जिससे कि जो फार्मर्स हैं वो किसी भी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में ना आके डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास जाके अपने क्रॉप्स को सेल आउट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, दैट इज PAIS, are some schemes introduced by the government for the benefit of the farmers। तो ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो कौन लेके आई? गवर्नमेंट लेके आई, फॉर होम? दी फार्मर्स, सो दैट यहाँ पर उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज होता रहे। पहले क्या होते थे? जमींदारी सिस्टम थी, जमींदार को पैसा देते 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 देते, वो पिक्चर देखी होगी, जमींदार को पैसा देते देते फार्मर मर गया, उसकी फैमिली क्या कर रही है? कुछ नहीं कर पा रही। बट with this institutional reforms, many of the things have changed mainly for the farmers, so that at least they can live their life and maintain and they give their kind of maintenance to the society। अब contribution of agriculture to the national economy, employment and also उसका output क्या निकलता है। पहली चीज जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है उसका नेशनल इकोनॉमी में कितना बड़ा रोल है। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द GDP। GDP के थ्रू मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी है उससे अपना शेयर कंट्रीब्यूट करता है in parts of agriculture, and it has been the backbone of what? The Indian economy, जो which has registered, GDP has registered a declining trend from 1951 onwards। मतलब जो GDP है अगर 1951 की तरफ देखें तो GDP डिक्लाइन हुई है, घटी है, और ये घटना अच्छी बात नहीं है।
जीडीपी हमेशा ग्रो करनी चाहिए। In 2010 to 11, about 52% of the total workforce was employed by the farming sector, which makes more than half of the Indian population dependent on the agriculture. 51 में क्या हो गई थी, गिर गई थी, लेकिन 2010-11 तक आते आते जो 52% ऑफ द पॉपुलेशन है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट मोर देन दी हाफ पॉपुलेशन जो है इंडिया की, वो मेनली किस पे डिपेंडेंट हुई, एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हुई। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज any decline in agriculture will lead to the decline in other spheres of the economy, having wider implications for the society. Obviously agriculture की कमी हुई, that means खाने की कमी हुई, खाने की कमी हुई तो यहाँ पर लोग जो हैं तो किस तरीके से गए, पुअर कंडीशंस और पुअरर हो गई लोगों के लिए, और रिच कंडीशंस ऑब्वियसली दे विल बी गेटिंग रिचर ओनली, पुअर तो वो किसी कैटेगरी में आने वालों में से नहीं है। So this is the drawback. Now considering the importance of agriculture in India, the government of India made concentrated efforts to modernize the agriculture. अब ये सारी चीज़ों को देख के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बहुत से ऐसे स्टेप्स उठाए सो दैट यहाँ पर एग्रीकल्चर मेथड्स को मॉडर्नाइज किया जाए और एग्रीकल्चर के थ्रू इकोनॉमी की जो कंट्री की जो जीडीपी है उसको रेस किया जाए। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये लगाई गई, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई गई जिससे कि लोग इसके बारे में पढ़ें तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन हो एंड ईजिली दे कैन वर्क वेल। वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, horticulture development, research and development in the field of metallurgy and weather forecast etc. were given priority for improving Indian agriculture. These were the methods adopted by the government of India so that they can modernize what, the agricultural development. वेटनरी सर्विसेज दी एनिमल्स के लिए, रेयरिंग जो भी एनिमल्स हैं लाइक काउ, बफेलो, गोट्स जो सबसे ज़्यादा रेयरिंग एनिमल्स हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, काउंसिल्स अरेंज किए, यूनिवर्सिटीज़ डेवलप करी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो हम इजीली अब हम देख सकते हैं हर जगह। ये गवर्नमेंट का क्या है, रोल है टू गिव द एग्रीकल्चर अ न्यू मोटिव। व्हाट डू यू मीन बाय फूड सिक्योरिटी, क्या होता है जो फूड से हमें सिक्योरिटी मिले, मतलब दैट मीन्स मेनली जो ये फूड सिक्योरिटी है ये फॉर द पुअरर पीपल है। जो एक वेल नोन पर्सन है, जो वेल डूइंग पर्सन है, वो इजीली अपने फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा। लेकिन दिस फूड सिक्योरिटी मेथड वाज मेनली अडॉप्टेड और मेनली गिवन टू द पीपल हु वर ऑफ द बिलो पॉवर्टी लाइन और उससे भी ज़्यादा पुअरर कंडीशंस वाले लोगों को। We know that जो food है is a basic need and every citizen of the country should have access to food which provides minimum nutritional value. मतलब ऐसा food criteria हर किसी के पास, हर food जो food है वो हर किसी ऐसे इंसान के पास होना चाहिए so that that person is getting the minimum nutritional value. और वो हमें कहाँ से मिलेगी, बाय द इनटेक ऑफ प्रॉपर फूड ओनली, जो प्रॉपर डाइट होगी उसी से न्यूट्रिशनल वैल्यू भी एड ऑन होगी फॉर द बॉडी। इफ एनी सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, दैट सेगमेंट सफर्स द लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी ऐसे सेगमेंट्स ऑफ पीपल के लिए होती है जिनके पास एक्चुअली में दे आर नॉट हैविंग द इनफ मनी ऑल्सो, और and moreover they are not having, if they are not having the money, तो यहाँ पर उनके पास जो सिक्योरिटी है फूड की वो होगी ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले पैसा आएगा तो सबसे पहले वो खाने के लिए ही खरीदेगा कोई भी चीज़ें। The remote areas of the country are more prone to natural disasters and uncertain food supply. In order to ensure availability of food to all sections of the society, our government carefully designed a national food security system. तो हर एक ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल के पास
मेनली जो पुअर है और मोर देन पुअर है, जो पुअर से भी नीचे उसकी कंडीशन है, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर फूड सिक्योरिटी सिस्टम को क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। वहां पर ये 2 बेसिक थिंग्स को कंसिस्ट करता है, वन इज योर बफर स्टॉक एंड अदर इज योर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, दैट इज पीडीएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो पीडीएस है वो एक ऐसा प्रोग्राम है which provide food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas। तो एक ऐसा प्रोग्राम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो फूड ग्रेन्स होते हैं एंड अदर न्यूट्रिशनल फूड ग्रेन्स होते हैं, जिससे कि एक पर्सन को प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू मिले। तो इस चीज़ को, ऐसी कमोडिटीज़ ऐसे प्राइजेस में जो बहुत ही लो प्राइसेस में इन लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक। पहली चीज़ तो जितना भी इनके पास स्टॉक आता है उसको एक तरफ स्टॉक करके रखना, मतलब प्रिजर्व करके रखना। दूसरी चीज क्या करना, एग्रीकल्चर की ग्रोथ होते रहना। तीसरी चीज यहाँ पे क्या, फिक्स दी सपोर्ट प्राइस, मतलब उस प्राइस को उन्होंने फिक्स कर दिया है कि भाई एक बोरी है, एक बोरी का पैसा इतना ही होगा। तो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर कहीं पर नहीं है जहाँ पहले होते थे। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज FCI, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स, whereas distribution is ensured by public distribution system। मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या काम है कि फूड ग्रेन्स को स्टॉक करके रखेगी, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पीपल्स का ये काम है कि पब्लिक को किस प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है फूड ग्रेन्स, वो चेकआउट करते रहना। द FCI procures food grains from the farmers at the government announced मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जो गवर्नमेंट ने प्राइस बना के रखी है, दैट दिस पर्टिकुलर फूड ग्रेन इज गोइंग टू गिव यू दिस मच ऑफ अमाउंट, तो ये अमाउंट में आप इस पर्टिकुलर ग्रेन को ले सकते हो। और ये किसने तय करके रखा है, दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। द गवर्नमेंट यूज्ड टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज फर्टिलाइजर्स, पावर एंड ऑल्सो दी वाटर। मतलब इन तीनों चीज़ों में जो गवर्नमेंट ने है वो कुछ प्राइस फिक्स करके रखी हैं फॉर द पीपल हु इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर पार्ट। ठीक है, these subsidies have now reached unsustainable levels and have also led to large scale inefficiency in the use of these scarce inputs। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर क्या होता है, द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेजेस हैव डिसऑर्डर्ड द क्रॉपिंग पैटर्न। जो इन लोगों ने सब्सिडीज तो लगा के रखी है, लेकिन जो ये थर्ड पार्टी है ना, ये बहुत बेकार रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे जितना भी क्रॉपिंग पैटर्न है उसको पूरा का पूरा इनने खराब करके रख दिया है। व्हीट एंड पैडी क्रॉप्स आर बीन ग्रोन मोर फॉर द MSP दे गेट। मतलब यहाँ पर इस तरीके से जैसे वीट्स हो गए और ऑल अदर पैडी क्रॉप्स जो हो गए, वो जब उगाए जाते हैं, जब बनते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो बनते हैं, लेकिन जो उनकी MSP है वो बहुत कम लगाई जाती है। तो इससे लोगों को, जो एग्रीकल्चर पीपल हैं, जो इरिगेशन पे टोटली बेस्ड हैं, उनको ज़्यादा फायदा नहीं होता। पंजाब एंड हरियाणा आर फॉरमोस्ट एग्जाम्पल। This has also created a series of imbalance in the intercrop parities। ठीक है, we know that consumers are divided into 2 categories। अब यहाँ पे mainly जो consumers हैं, that I told कि 2 categories में divided हैं। एक होता है below poverty line, one is BPL which is below poverty line, and other one is APL that is above poverty line, with the issue price being different from each category। अब यहाँ पे दोनों ही पावर्टी लाइन में है, एक बिलो में है, एक अबव में है। तो इनका जो क्राइटेरिया है डिसाइड करने का वो भी अलग है, बिलो के लिए अलग, अबव के लिए और अलग। मोरओवर सम ऑफ द सो कॉल्ड APL स्लिप बैक टू BPL। तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग, जो APL वाले हैं, जो APL कार्ड होल्डर हैं,
वो अपने आप को धीरे से बीपीएल में सरका देते हैं, जिसकी वजह से जिस प्राइस पे उनको बीपीएल के लोगों को फूड ग्रेन मिल रहा है वो भी उसी प्राइस पे फूड ग्रेन्स को लेते हैं, because of the failure of the even one crop and it's administratively difficult to accommodate such shifts. तो जहाँ पर ये APL में आ रहे हैं तो इनका मेन रीज़न ये भी होता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो उनके फेल हो जाते हैं। अगर एक क्रॉप भी उनका फेल हो गया तो उनकी जो शिफ्टिंग होती है APL से वो धीरे से BPL की तरफ आ जाती है। There has been gradual shift from cultivation of food crops also, cultivation of fruits also, vegetables, oil seeds and industrial crops also. This has led to the reduction in net sown area under cereals and pulses. जहाँ पे gradual shift of cultivation भी आता है हर किसी ग्रुप के पैटर्न में, चाहे वो फूड क्रॉप हो, पल्सेस हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर क्या होता है, जितना भी रिडक्शन होता है वो पूरा का पूरा फिर नेट सोन एरिया में भी उसका रिडक्शन आ जाता है। ठीक है, with the growing population of India, the decline food production puts a big question mark over the country's future food security. तो जहाँ पर फूड ग्रेन्स का जो डिक्लाइनेशन है वो तो हो रहा है, तो उसके साथ साथ पॉपुलेशन तो नहीं घट रही, पॉपुलेशन तो और बढ़ती जा रही है। जहाँ फूड ग्रेन्स घट रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सिचुएशन विल बी वेरी मच वर्स। सी those kind of people who are above all these things, मतलब जो big persons हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मेनली सोफिस्टिकेटेड अर्बन एलाइट्स पीपल हैं, यू कैन से जो रूलर्स भी हैं, जो एलाइट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, उनके लिए तो कोई चीज़ें बदलती नहीं है, बट मेनली ये उन चीज़ों में सबसे, उन लोगों में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है जो बिलो पावर्टी लाइन एंड अबव पावर्टी लाइन के लोग होते हैं, because they are totally dependent on these kind of pattern only. जहाँ उनका एक क्रॉप भी फेल होता है तो उनकी जो पूरा ईयर होता है वो खराब हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जहाँ पर एक क्रॉप, उनकी डिपेंडेंसी किस पे है, उनके डिपेंडेंसी उन्हीं चीज़ों पे है, उनकी जो लाइवलीहुड है, वो जो अर्निंग हुड है वो उसी चीज़ों से है। तो ये पूरा का पूरा जो नेट सोन एरिया है वो भी क्या करता है, मैटर करता है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स व्हिच वंस शोड ड्रामेटिक रिजल्ट्स आर नाउ बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। जहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न्स के थ्रू एट वन टाइम बहुत सी चीजों में अपग्रेडेशन हुआ, वहीं अपग्रेडेशन तो होता गया, लेकिन जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी जस्ट बाय यूजिंग दीज काइंड्स ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स पूरी की पूरी खो चुकी। जहां उसने, यहाँ पर वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द सॉइल, इट इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल। जो पीरियोडिक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है हैज लेड टू द रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन। अब जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज है, सी जो राइस क्रॉप है वो पंजाब हरियाणा साइड में भी होता है, वहाँ पे बारिश कम होती है, तो मेन जो उनका फैक्टर है ग्रो करने का, सारी चीज़ें वो किस तरीके से होता है, थ्रू इरिगेशन। तो ये बोरिंग्स कराते हैं, बोरिंग्स ऐसे कराते हैं कि एक टाइम पे वाटर लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जहाँ यू कैन से 9 मीटर तक की चीज़ें जाती थी, वहाँ अब 13-14 मीटर तक जाके भी वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज भी यहाँ पर हो गया है। तो वहाँ पे भी जो लैंड है, जो सॉइल है, वो अपनी फर्टिलिटी इस वन ऑफ ऑल्सो द रीज़न जिससे वो अपनी फर्टिलिटी खो देती है। वन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज द लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन भी है। Free power to a section of farmers has encouraged them to pump groundwater to grow water intensive crops. अब यहाँ पर जो ऐसे फार्मर्स हैं जो लोन लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनका एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड है और उस लैंड से वो अपनी अर्निंग चलाते हैं, तो चलो भाई ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे भी फार्मर्स हैं जो लोन ले लेके लैंड्स में अपने काम करते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, हर कोई चीज़ जो फ्री में मिलती है, तो वो उसका ओवर यूसेज करते हैं। जहाँ वो उसका ओवर यूसेज करते हैं तो वही मैंने बात बोली, बोरिंग्स के थ्रू पानी वो करते हैं, तो लैंड डिग्रेडेशन भी होगा,
क्रॉप्स का फेलियर होगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे लो रेनफॉल एरियाज में जहां राइस इन पंजाब शुगर केन, वही एग्जांपल व्हाट आई हैव गिवन. कॉन्सिक्वेंटली मेनी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स हैव रन ड्राई. तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, जो इंसान है वो खुद ही अपने लिए क्या कर रहा है, इन चीज़ों को खराब कर रहा है. एंड इन रिटर्न वो क्या करता है, आई एम नॉट हैविंग दिस, आई एम नॉट हैविंग दैट. तो यहाँ यू कैन नॉट परफेक्टली से कि गलती उसकी भी है, वो भी क्या करे, अपनी अर्निंग के लिए ही हैज टू डू इट विदाउट लिसनिंग टू एनी अदर सोर्स. क्योंकि मेन रीजन यहाँ पे क्या चीज हो रही है, दी ओवर पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इतनी ज्यादा रेस कर रही है जिसकी वजह से एन नंबर ऑफ पीपल्स आर ऑल्सो सफरिंग. मेनली अब यहाँ पर अगर हम बात करें वेल्स और ट्यूबवेल्स की, तो वो भी जो नेचुरली भरे रहते थे, वाटर लेवल इतना डाउन हो गया तो ये भी धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं. दिस हैज पुश्ड द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स आउट ऑफ कल्टीवेशन. जहाँ सदियों से एक पंप लगाया हुआ था, उस पंप के थ्रू ही इरिगेशन हो रहा था, अब वाटर लेवल तुमने ही इतना डाउन कर दिया तो क्या होगा, वो पंप सूख जाएगा. वो सूख गया तो जो भी फार्मर्स यहाँ पर जो आसपास के हैं इसके थ्रू डिपेंडेंट थे, वो क्या हो रहे हैं, आउट ऑफ कल्टीवेशन होते जा रहे हैं. नाउ व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, integrating and our agriculture with world's agriculture or opening the agriculture market for the complete world. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एग्रीकल्चर को किसी और के एग्रीकल्चर के साथ compete करना in the market for all over the world. Positive impacts क्या होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, better access to reasonable and abundant capital as well as modern technology from different parts of the world. तो यहाँ पे एक दूसरे की टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने को मिलता है, वर्ल्ड से कनेक्ट होने को मिलता है, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. हमारी चीज़ें वहाँ जाएंगी, वहाँ की चीज़ें यहाँ आएंगी, एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, इम्पोर्ट हमारा कम होना चाहिए, तभी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है. तो यहाँ पर हर एक तरीके से इजीली गो करने के लिए ग्लोबलाइजेशन का ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. वहीं अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, सो फार इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल प्रोटेक्शन इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी टू इंडियन फार्मर्स. इंडियन फार्मर्स को गवर्नमेंट जब भी उसके फार्म में या क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड करती है. बट नाउ इंडियन फार्मर्स आर एक्सपोज टू न्यू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट where it will be tough for them to exit. जहाँ सब्सिडी तो प्रोवाइड करे लेकिन उनके लिए तो वो चीज़ें खत्म हो गई ना. तो यहाँ पर जहाँ पर वो न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू, इनोवेशंस के थ्रू चीज़ें आगे हो रही हैं, वहाँ पे इन फार्मर्स के लिए क्या होता है, बहुत बड़ा लॉस. What are the steps to prepare a farmers to face the global competition? ग्लोबल कंपटीशन को फेस करने के लिए फार्मर्स के पास ऐसे कौन से ऑप्शंस होने चाहिए जिसकी वजह से वो क्या करे, इन सारी चीज़ों को ऑन अ पॉजिटिव नोट ले. तो फर्स्ट एफर्ट शुड बी मेड टू रेज द एफिशिएंसी ऑफ द अबंडेंट ह्यूमन लेबर एंड टू इक्विप देम विथ न्यू एंड एडवांस टूल. पहले तो बहुत सारे अच्छे सही लेबर्स को लेना चाहिए जिनको एक्चुअली में उनकी नॉलेज हो. दूसरी चीज़ कि उनके पास क्या क्या टेक्नोलॉजीज होनी चाहिए, क्या क्या टूल्स होने चाहिए, न्यू टूल्स एंड ऑल्सो द एडवांस्ड वन. सेकेंड, इंडियन फार्मर्स जो होता है उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. ठीक है, दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली. गवर्नमेंट शुड डेवलप मॉडर्न टेक्निक्स. गवर्नमेंट को भी मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू लाइक बायोटेक्नोलॉजी शुड प्रोवाइड टू द फार्मर्स. उनको उस चीज़ की नॉलेज देना चाहिए, हर वो चीज़ उनको प्रोवाइड करनी चाहिए. सिर्फ सब्सिडी देने से कुछ नहीं होता, उनको बहुत सी ऐसे इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आज के डेट में भी बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं. क्रिएशन ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड यूनिफाइड नेशनल मार्केट. बहुत सारे नेशनल मार्केट्स को एक तरीके से यूनिफाइड कर देना चाहिए जिससे कि फार्मर्स खुद अपने लिए बहुत सी चीज़ें यू कैन से तय कर सकें. डेवलपमेंट ऑफ वेल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन,
credit facilities to farmers and also to the traders. मतलब वेल इक्विप्ड तरीके से रोड्स मेंटेन होनी चाहिए कि सामान के लिए एक अलग रोड है, उसको फॉर एनी अदर चीज़ जो नॉर्मल रोड से कंपेयर हम ना करें, एक रोड उनके लिए अलग वो करे कि वहीं के वहीं उनका सामान लोड हो. जैसे बहुत से ट्रक्स होते हैं, उनको देखना चाहिए कि वो ओवरलोड ना हो, जिसकी वजह से क्या खराब होता है, क्रॉप्स भी खराब होते हैं, प्लस इट इज़ द मैटर ऑफ एवरी अदर पर्सन's लाइफ ऑल्सो. So this kind of knowledge should be there to the people. Also with the help of government, many farmers can work efficiently also. So this completes your chapter. Next lecture में हम नए chapter के साथ मिलते हैं. Thank you so much.